वेलकम है आपका। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। और आज अपने स्टूडियो में अकेला मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान जो कि हैं पीके मौर्य सर। सर आप हैं राजकीय संग्रहालय मेरठ में संग्रहालय अध्यक्ष। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर आज आप हमारे बीच मौजूद हैं विश्व धरोहर सप्ताह के बारे में बातें करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में हमारे जो श्रोता भी आपको सुन रहे हैं उन्हें आप कुछ बताएं। विश्व धरोहर सप्ताह प्रतिवर्ष जो है 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो मनाने का सिलसिला है, ये इसको आईकॉम ने शुरू किया था। आईकॉम का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। और ये जो है एक यूनेस्को की जो एक उसका पार्ट है, जो कि यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व स्तर पे जो है ये सारे देशों में मनाया जाता है ये सप्ताह। और इसका मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी हमारी कल्चरल साइटें हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हमारी विरासत की धरोहर की चीज़ें हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, और उसे लोग अपने देश की संस्कृति और उसके गौरवशाली इतिहास से जो है उसके बारे में अवेयर हो सकें। तो इसलिए ये विश्व धरोहर सप्ताह जो है मनाया जाता है, और इसकी स्थापना जो है इसका प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये इस तरह से पूरे दुनिया में मनाया जाता है, इंडिया में मनाया जाता है। जी और जी, हम लोग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। सर अभी आपसे जानना चाहेंगे भारत में अभी तक कितनी हेरिटेज साइट हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है, उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को बताइए। भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं, इनकी संख्या 40 है। और ये भी अलग अलग कैटेगरी की हैं। अच्छा। ये सारी कल्चरल नहीं हैं, इसमें से नेचुरल्स भी हैं, कुछ जो है सिटीज़ भी हमारी हैं। तो जो सबसे बड़ा जो कल्चरल साइट्स का ग्रुप है, वो उसका प्रोटेक्शन जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। और इनकी संख्या 24 है। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में 40 हैं, जिसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर लिस्ट में शामिल कर चुका है। तो उसमें से जो 24 जो एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड की जा रही है, उसमें सबसे फेमस है जैसे आगरा का ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है। इसके अलावा जो है महाबलीपुरम के मंदिर हैं, तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है, पट्टदकल है, अजंता एलोरा। ये सारी जो साइट्स हैं, यहाँ तक कि बुद्धिस्ट साइट जैसे सांची है, नालंदा है, ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जी, जिनका रख रखाव भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है नेचुरल साइट्स भी हैं, इनकी संख्या 7 है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड सेंचुरी है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, नंदा देवी फ्लावर नेशनल पार्क। इस तरह से जो 7 जो है ये हमारी जो है नेचुरल साइट्स हैं, जो प्रकृति ने उन्हें बनाया है। मैन मेड नहीं है, प्रकृति के द्वारा ये बनी हुई साइट्स हैं। लेकिन इनकी सुंदरता, इनकी वैभवशाली दृश्य को देखते हुए जो है यूनेस्को ने इसको जो है अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। जी जी जी। इसके अलावा जो है नेचुरल साइट्स के अलावा जो है माउंटेन हिल्स भी हैं, हमारे रेलवे के हैं। उसमें से 3 जगह हैं हमारे माउंटेन रेलवे हैं, जिसमें कि दार्जिलिंग में है, नीलगिरी में है, और कालका शिमला जो रेलवे है। ये छोटी ट्रेनें चलती हैं इन जगहों पे। तो इनको भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है आइडेंटिफाई किया गया है। जी सर। इसके अलावा जो है कुछ मिक्स जो है मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे छत्रपति साहू जी टर्मिनल है जो बॉम्बे रेलवे स्टेशन है, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि वो जो बना है उसका आर्किटेक्चर जो है बहुत पुराना है, और उसमें गोथिक स्टाइल में बड़े ही यूनिक तरीके से बनाया गया है उसको। तो वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा जो है चंडीगढ़ के जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, जिसको कि कहा जाता है कि अगर हम ऊपर से अंतरिक्ष से भी देखें तो ये चंडीगढ़ लिखा हुआ मिलता है, ऊपर से दिखता है आकाश से। तो उसकी बनावट, उसकी मॉडर्न स्ट्रक्चर्स को देखते हुए भी यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया है। इसके अलावा जो है मुंबई का जो विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट है। इसके बाद से जयपुर सिटी अपने आप में इतनी सुनियोजित प्लानिंग के तहत उसको बचाया गया है। इसको देखते हुए यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में अडॉप्ट कर लिया है, उसको घोषित कर दिया है। पूरा जयपुर शहर ही अपने आप में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है आइडेंटिफाई। इसके अलावा अहमदाबाद जो शहर है,
उसमें जगह जगह पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं। तो उन सारे को ग्रुप को जो है पूरे अहमदाबाद शहर को ही जो उसने वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। अच्छा सर, आप इतनी सारी हेरिटेज साइट के बारे में बता रहे हैं और पर्यटक यहाँ जाते भी होंगे। जी। एक सवाल हम आपसे ये करें कि एक सर्वे भी किया ही जाता होगा कि किस हेरिटेज साइट को कितने पर्यटक पसंद करते हैं, तो सबसे पहली वो कौन सी साइट होती है जिसे ज़्यादातर पर्यटक, ज़्यादातर ट्रैवलर पसंद करते हैं? देखिए, इसके लिए भारत सरकार जो है जो पर्यटन विभाग है भारत सरकार का, वो जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइटें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस है, जी। तो उन पे जो दर्शक जाते हैं उनके लिए अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को कैटेगराइज किया हुआ है। अच्छा। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी का उनको डिमार्केशन किया हुआ है। ओके। तो जो ए कैटेगरी के मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको जो सबसे ज़्यादा चर्चित जो साइट्स है इंडिया में, जो कि 8 अजूबों में भी आता है, वो है ताजमहल। जी जी जी। तो एक इसमें टूरिस्ट फ्लो सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं। हर स्टेट्स में अपने अपने महत्व की साइट्स हैं। जैसे इंडिया में यूपी में तो आपका ताजमहल हो गया, लेकिन बिहार में बोध गया है। मध्य प्रदेश में देखें तो सांची बुद्धिस्ट साइट है, सबसे ज़्यादा फ्लो होता है वहाँ पे। उसके अलावा खजुराहो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसी साइट्स है जिस पे दर्शकों का, विजिटर्स का सबसे ज़्यादा फ्लो होता है। तो उस स्टेट की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उसको प्लानिंग के तहत जो है उस पर जो है उसका मैनेजमेंट, उसका रख रखाव करती है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है, मैनेजमेंट होते रहना चाहिए, रख रखाव होते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो धरोहरें हैं जो भारत के अंदर हैं, लोगों को मिली हुई हैं देखने के लिए, ये संभाल कर चलनी चाहिए, उनका रख रखाव होना चाहिए। अब हम बात करना चाहेंगे सर आपसे मेरठ के बारे में। मेरठ में किस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स और साइट्स हैं जो धरोहर की लिस्ट में आती हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरठ जो है एक ऐतिहासिक शहर है, प्राचीन शहर है, और इसकी जो कंटिन्यूटी है हमें हड़प्पा काल से मिलना शुरू होती है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो ईस्टर्न साइट है वो आलमगीरपुर मेरठ में ही स्थित है। अच्छा। जो दुनिया की सबसे बड़ी रिचेस्ट सभ्यता है उसका जो है एक सबसे पूर्वी छोर जो है मेरठ में स्थित है, आलमगीरपुर। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साइट्स है वो जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ है, हस्तिनापुर, जिसको कि पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पे कौरव और पांडवों की राजधानी थी जी। तो ये एक महत्वपूर्ण साइट हो गई। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले मेरठ में ही 1857 में सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई थी, मेरठ के लोगों ने किया था। और उसके लिए जो साइट्स है वो औघाटान मंदिर है, और इसके अलावा इसी घटना के संस्मरण में जो है शहीद स्मारक की स्थापना की गई है। इसके अलावा मेरठ शहर में और भी बहुत सारी मॉन्यूमेंट और साइट्स हैं जिनका रख रखाव भारत सरकार भी कर रही है। भारत सरकार का पुरातत्व विभाग कर रहा है, राज्य सरकारें कर रही हैं, और राज्य सरकार के अलावा राज्य सरकार के जो पर्यटन विभाग हैं वो भी इनका रख रखाव कर रहा है अपने हिसाब से। तो मेरठ में बहुत सारी साइट्स हैं, और हस्तिनापुर को बताया ही मैंने, औघाटान मंदिर के बारे में बताया। गगोल साइट है एक, गगोल ऐतिहासिक जगह है जी जी। जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से साइट्स हैं, बहुत सारी हैं। तो सर ये सारी साइट्स तो हैं अभी, लेकिन अभी आगे की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो कुछ मॉन्यूमेंट्स या कुछ और साइट्स पर्यटकों के लिए क्या कुछ बढ़ेंगी, कुछ ऐसा पॉसिबल है अभी? देखिए, इनको जितनी साइट्स मेरठ में हैं जो कि हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या धरोहर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इन पे अभी और जन जागरूकता की आवश्यकता है। अधिक से अधिक उसके बारे में लोग जानें, अवेयर हों, उसको आएँ और उसको महसूस करें, जानें। तो बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं इसमें। एक इसमें जो है आपका सूरज कुंड जगह है जी। जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल अगर एक्सकर्शंस किए जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा बिल्वेश्वर मंदिर है एक, औघड़ सदर के पास में पड़ता है। वो ऐतिहासिक मराठा पीरियड का मंदिर है, वहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय भी चलता है। तो इस तरह से बहुत सारी साइट्स भरी पड़ी हैं मेरठ में जिनका पर्यटन की दृष्टि से अगर बढ़ावा दिया जाए तो बेशक वो एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये होगा, हम ऐसा चाहेंगे, हम विश करेंगे कि ऐसा हो और ज़रूर हो। सर आप गवर्नमेंट म्यूज़ियम में आपकी पोस्टिंग है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट म्यूज़ियम मेरठ के बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, गवर्नमेंट म्यूजियम मेरठ का पूरा जो नाम है वो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ है जी। और इसका लोकेशन जो है शहीद स्मारक परिसर में है, और शहीद स्मारक वैशाली ग्राउंड दिल्ली रोड पे स्थित है मेरठ में। और इसकी स्थापना 1997 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई, और ये ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन जो है पब्लिक के लिए जो है 2004 से शुरू हुआ। अभी रिसेंटली इसमें जो है नए सिरे से मॉडिफाई करते हुए इसका डिस्प्ले वर्क कराया गया है,
और अभी रिसेंटली 2021 में जो है दिसंबर महीने में जो है इसका ऑफिशियली एक पब्लिक के लिए फिर से इनोग्रेशन किया गया है। इसमें इस म्यूज़ियम को अपग्रेड किया गया है, हाईटेक किया गया है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की गई है और इससे जो मेरठ की जो घटना है 1857 की, उसको स्पेशलाइज किया गया है इस बार पहली बार। पहले जो म्यूज़ियम में हमारे जो डिस्प्ले थे वो सारे हिस्ट्री के पार्ट को कवर करते थे, लेकिन इस बार इस म्यूज़ियम को जो है 1857 की घटनाओं से ही लैस करके जो है डिटेल्स में दिखाने का प्रयास किया गया है। और इसमें 5 बीथिकाएँ हैं। इसमें पहली बीथिका में जो है मेरठ की घटना को दिखाया गया है कि सबसे पहले मेरठ के लोगों ने क्रांति कैसे शुरू की अंग्रेज़ों के खिलाफ, और ये यहाँ से सामूहिक रूप से दिल्ली कैसे पहुँचे, इसके बारे में दिखाया गया है। इसके बाद गैलरी नंबर जो 2 है, इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो आसपास की जगह हैं, जैसे गाज़ियाबाद में कौन सी घटना हुई, सहारनपुर में क्या हुआ, शामली बागपत में कैसी घटनाएं हुई, बुलंदशहर में क्या हुआ, इन सारी घटनाओं को चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। और इसमें पेंटिंग्स के माध्यम से कहानी को दिखाने का प्रयास किया गया है, डायरोमा बनाया गया है। इसके अलावा टच कियोस्क भी हमने लगा रखा है, जिसमें डिटेल्स इन्फॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति जो है उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर हाथ टच करके जानकारी ले सकता है। और इसके अलावा जो गैलरी नंबर 3 है, उसमें दिल्ली, लखनऊ और कानपुर की घटनाओं को बृहद तरीके से दिखाया गया है, बृहद रूप में दिखाया गया है। और इसमें जो है ये सारे जो दिखाने का जो प्रयास है वो आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स बेस करके है। आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स जो 1857 से रिलेटेड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे स्टेट आर्काइव्स लखनऊ के पास संरक्षित हैं। इसके अलावा हम लोग और जगहों से भी रिसर्च करके लाया, उसको डिस्प्ले किया है। गैलरी नंबर 4 में जो है रुहेलखंड जो बरेली वाला पार्ट है, पूर्वांचल का पार्ट है। इसके अलावा बुंदेलखंड में सबसे महत्वपूर्ण जो साइट है वो झांसी और ग्वालियर है, क्योंकि झांसी की जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनका 1857 में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इनके सारे नैरेटिव्स को जो है हम लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। जो गैलरी नंबर 5 है हमारी म्यूज़ियम की, उसमें जो उत्तर प्रदेश के अलावा जो अदर स्टेट्स हैं, उनमें 1857 में क्या घटनाएं घटी, वो कैसे यहाँ से फैली क्रांति और पूरे और दूसरे स्टेट में पहुँची, उसके बारे में दिखाया गया। इसमें बंगाल के बारे में है, हरियाणा है, राजस्थान है, आसाम है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सारी जगहों की घटनाओं को उसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। एक उसमें यूनिक डिस्प्ले किया गया है, वो है काला पानी की सज़ा। जो काला पानी की सज़ा होती थी अंडमान निकोबार द्वीप में होती थी उस समय लोगों को, तो उस समय के जो रिसर्च से हमें जिन लोगों के नाम मिले हैं कि इन लोगों को 1857 में 1857 की क्रांति के दौरान इनको सज़ा हुई थी, उनकी हमें लिस्ट मिली हुई है। तो उस लिस्ट को हमने मैप पे प्लॉटिंग करते हुए दिखाने का प्रयास किया है कि ये कैसे जो है किन किन लोगों को उस समय सज़ा हुई थी। इसके अलावा हमारे जो म्यूज़ियम में एक रिवॉल्विंग दृश्य भी है, जो कि अपने आप राउंड लेता है और उसमें म्यूजिक भी आती है, और उसमें मैप बनाए गए हैं, मेरठ की घटना को दिखाया गया है। तो इस तरह से म्यूज़ियम को हाईली डेवलप किया गया है और ये इसको स्पेशलाइज किया गया 1857 के बारे में। सर, आप इतना सब कुछ बता रहे हैं इस म्यूज़ियम के बारे में और सुनकर ही काफ़ी रोचक लग रहा है। हमारे जो लिसनर अभी सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी ये रोचक लग रहा होगा सुनकर, और वो विजिट भी ज़रूर करना चाहेंगे एक बार इसको। हम एक चीज़ और क्लियर करवाना चाहेंगे आपसे कि इसका कोई टिकट तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, म्यूज़ियम का जो टाइमिंग है वो प्रत्येक कार्य दिवस में जो है सुबह 10:30 से 4:30 बजे का है, और इसमें कोई एंट्रेंस फीस अभी ली नहीं जा रही है। लेकिन भविष्य में इसकी योजना बनाई जा रही है, फिलहाल निःशुल्क है। हाँ, अभी तो प्रेजेंट में नहीं, दर्शकों के लिए कोई एंट्री फीस नहीं ली जा रही है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा प्लानिंग की जा रही है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सुबह आपने बताया कि 10:30 से ये शुरू हो जाता है और 4:30 बजे तक इसका लास्ट होता है। वीकली या फिर इसका मंडे होता है। ओके। ये संडे के दिन भी खुला रहता है। अच्छी बात ये है कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो विजिट कर सकते हैं संडे के दिन, क्योंकि उनका उस दिन कॉलेज या विद्यालय बंद रहता है, तो इसीलिए संडे के दिन कोई भी मॉन्यूमेंट्स या साइट बंद नहीं रहती है। तो इसका वीकली ऑफ मंडे होता है। तो ऑफिशियली इसका जो बंद म्यूजियम मिलेगी वो सोमवार को मिलेगी।
तो हमारे जो भी श्रोता हैं अभी हमें सुन रहे हैं और विजिट करना चाहते हैं गवर्नमेंट म्यूजियम मेरठ को, तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप मंडे को ना जाकर और दिन जा सकते हैं 10:30 बजे के बाद और 4:30 से पहले पहले। फिलहाल अभी तक जैसा कि सर ने बताया कि कोई चार्जेस अभी नहीं है एंट्री फीस के, इन फ्यूचर हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, फिलहाल तो नहीं है। तो आप जाइए, विजिट कीजिए, इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ मेरठ के बारे में जानना चाहते हैं, 1857 के बारे में जानना चाहते हैं मेरठ के, तो ज़रूर जा सकते हैं। थोड़ा सा अब आपसे जानना चाहेंगे शहीद स्मारक के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कब ये बना और क्या इसका इतिहास रहा है? देखिए, शहीद स्मारक मेरठ की जो स्थापना हुई है, वो 1857 की क्रांति के 100 वर्ष बाद, जब 100 वर्ष की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी उपलक्ष्य में 1957 को 10 मई के दिन चूँकि घटना हुई थी, तो इसीलिए इसका फाउंडेशन जो है 10 मई 1957 को रखा गया है। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका फाउंडेशन रखा था, इस शहीद स्मारक की, और ये बाद में बन करके तैयार हुई। इसकी जो हाइट है शहीद स्मारक की, ये 100 फीट है। इसके ऊपर 15 फीट ऊंचा जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो लगा हुआ है। तो टोटल जो शहीद स्मारक की हाइट है 115 फीट है। इस पे वो प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने मेरठ में बगावत की थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उन 85 सैनिकों के नाम इस पे अंकित हैं। और उसके अलावा इस शहीद स्मारक का जो स्थापित करने का लक्ष्य है कि जितने ज्ञात अज्ञात, जिनको हम जानते हैं, जिन क्रांतिकारियों को हम नहीं जानते हैं, उन सभी के संस्मरण में, उन सबके मेमोरीज में ये स्मारक की स्थापना की गई है। और इसका लक्ष्य ये है कि इसको देख करके इससे हमारी युवा पीढ़ी जो है आज़ादी के संघर्ष की कहानी से अवगत हो, उससे प्रेरणा ले और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। ये शहीद स्मारक 3 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए अभी हाल ही में जिला प्रशासन ने वहाँ पे जो है अमर जवान ज्योति भी जो है फिल्मिंग कराया है। अमर जवान ज्योति जलना शुरू हुई है 15 अगस्त 2021 से। ये बहुत दिनों से मांग हो रही थी मेरठ की जनता द्वारा, तो जिला प्रशासन ने उसको जो है गेल गैस के सहयोग से जो है अमर जवान ज्योति जलाना शुरू किया है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी इंडिया में मात्र 3 जगह ही अमर जवान ज्योति जल रही है। एक तो दिल्ली में जल रही है, इसके अलावा अंडमान निकोबार में जल रही है, और तीसरा मेरठ में जल रही है। और इसके अलावा इस कैंपस में जो है मंगल पांडे की प्रतिमा भी लगी है, लाइट एंड साउंड भी है, फाउंटेन है, ओपन जिम है। इसलिए सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं ताकि हमारे बच्चे जो हमारे यंग जनरेशन्स है, इनसे आकर्षित होकर के आए और इतिहास को जाने और उससे अभिभूत हो, उससे प्रेरणा ले और अपने गौरवशाली इतिहास को जो है समझ सके। जी सर। अभी सर वापस गवर्नमेंट म्यूजियम मेरठ पर आते हैं और थोड़ा सा आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, हर दिन विजिटर आते होंगे, देखने आते होंगे म्यूजियम को, तो किस एज ग्रुप के ज़्यादा होते हैं? बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, या कैसे किस एज वाले होते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, इन्हीं की संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि ये विद्यालय या जो स्कूल और कॉलेज हैं, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बच्चों को टूर पे ले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो विजिटर्स आते हैं वो बच्चों की ही संख्या ज़्यादा होती है। और मुझे उनको बताते हुए गर्व भी होता है कि हम उनको अपने इतिहास, हेरिटेज के बारे में बता रहे हैं, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो फ्लो है दर्शकों में वो बच्चों की है। इसके अलावा जो बच्चे, कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेके भी आते हैं। इसके अलावा और वयस्क लोग भी आते हैं, वृद्ध लोग भी आते हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम है। तो अभी जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, तो आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप नहीं गए हो गवर्नमेंट म्यूज़ियम मेरठ में, तो ज़रूर जाएं, अपने मम्मी पापा के साथ जाएं, अपने दादा दादी के साथ जाएं या नाना नानी के साथ जाएं, लेकिन एक बार ज़रूर जाएं गवर्नमेंट म्यूज़ियम मेरठ में। अभी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, राजकीय संग्रहालय मेरठ में दर्शकों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती है, हर दिन क्या कुछ नया होता है, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करके प्लीज़ बताएँ। देखिए, राजकीय संग्रहालय मेरठ जो है दर्शकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की एजुकेशनल एक्टिविटी करती है, जिसमें स्कूली बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाती है कि वो बच्चे आएँ और संग्रहालय देखें। इसके लिए हम लोग क्विज कराते हैं, पेंटिंग प्रतियोगिता कराते हैं, जो क्विज कराते हैं, जनरल नॉलेज का क्विज कराते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं। ओके। हम लोग एक वर्कशॉप भी चलाते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे आएँ और जो है अपना कुछ एक्टिविटी करें, जिससे कि उनको पता चल सके कि भाई हमारे
हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कैसे थे, उनके किस तरह के फ़ोटोग्राफ्स थे। तो इन पे हम लोग पार्टिकुलर जो है आज़ादी के ऊपर ही जो है हम लोग पेंटिंग प्रतियोगिता कराते हैं और प्रदर्शनियाँ लगाते हैं। प्रदर्शनी अलग अलग जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं या जिनमें भी महापुरुषों की जयंतियाँ आती हैं, उनके ऊपर हम लोग उनके छायाचित्रों को लेकर के उनके जीवन के बारे में हम डिस्प्ले करते हैं और जो भी दर्शक आते हैं या बच्चे आते हैं उससे उनके बारे में जानते हैं। जैसे भगत सिंह की जयंती है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, पटेल की जयंती है, गांधी जी की जयंती है, जितने भी महापुरुष हमारे हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, उनको हम लोग समय समय पर उस पर लगाते रहते हैं और उससे जो है जो भी दर्शक आते हैं म्यूजियम के साथ साथ उनके बारे में ही अलग से जानकारी उनको मिलती रहती है। इसके अलावा इस म्यूजियम को अभी एक ऐसा सुअवसर मिला है कि जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विजिट किया है। अच्छा। 2 जनवरी 22 को इसी साल जो है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी विजिट किए थे और उन्होंने शहीद स्मारक, अमर जवान ज्योति और संग्रहालय को भी अपना की विधिकाओं का अवलोकन किया और उन्हें अवलोकन कराने का मुझे अवसर मिला। तो उनके आने के बाद भी मेरठ के जो पब्लिक थी उसमें ऑटोमेटिक जो है संग्रहालय का प्रचार व्यापक तरीके से हो गया और दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके अलावा प्रतिवर्ष जो है मेरठ में क्रांति दिवस मनाया जाता है 10 मई को। तो इस अवसर पे हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी विजिट किया था। हमारे माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी ने भी विजिट किया था और उनके आने के बाद भी मेरठ के लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज गया है और उनके आने से दर्शकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से वीआईपी विजिट भी होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे विशिष्ट गणमान्य, इसके पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे निवर्तमान राष्ट्रपति हैं वो भी आ चुके थे अपने कार्यकाल के बाद, यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। इसके अलावा सिने जगत की हस्तियाँ, बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम फॉरेन डेलीगेट्स भी आ चुके हैं इस शहीद स्मारक पे, क्योंकि जो फॉरेनर्स जिनकी सेमेट्री मेरठ में है, जिनके फोर फादर्स की जो यूपी कंट्री के हैं वो आते हैं तो ज़रूर शहीद स्मारक और म्यूजियम विजिट करते हैं। बिल्कुल ये करना चाहिए विज़िट, और अभी हमें जो श्रोता हमें सुन रहे हैं हम भी चाहेंगे कि वो विज़िट करें। लेकिन सर एक एड्रेस बताना बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट म्यूज़ियम मेरठ का एक बार एड्रेस बता दें हमारे श्रोताओं को, ताकि उनमें इच्छा जगे और वो ज़रूर देख कर आएँ। देखिए जो गवर्नमेंट म्यूजियम मेरठ है इसका लोकेशन जो है मेरठ के शहर के बीचों बीच है और ये सदर के पास में दिल्ली रोड पे स्थित है और इसका जो पर्टिकुलर प्लेस का जो नाम है वैशाली ग्राउंड है और सदर तहसील ठीक सामने है। एक तरफ तो भारत सरकार का आयकर ऑफिस है और दूसरे सामने जो है सदर तहसील है। तो ये लोकेशन है और ये शहर के बीचों बीच स्थित है दिल्ली रोड पे और 3 एकड़ में फैला हुआ है और शहीद स्मारक जो है बहुत दूर से ही आपको दिख जाएगा। सबसे इसका जो लैंडमार्क जो है जो जगह है वो है वैशाली ग्राउंड, जो बस स्टैंड है। वैशाली बस स्टैंड से मुश्किल से 200 मीटर पहले ही जो है ये शहीद स्मारक स्थित है। और प्रत्येक कार्य दिवसों में ये सुबह 10:30 से 4:30 खुला रहता है, तो कभी भी कोई भी दर्शक आ सकता है, देख सकता है। इसका वीकली ऑफ जो है मंडे होता है। तो बिल्कुल सर ने आपको एड्रेस बता दिया है गवर्नमेंट म्यूज़ियम मेरठ का, आप जाकर विजिट करें, देखें क्या कुछ है वहाँ पर। बाकी फ़िलहाल वक्त हो चला है हमारा स्टूडियो से चलने का। तो सर जाते जाते हमारे जो प्यारे प्यारे श्रोता आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश, क्या मैसेज देकर आप जाना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं मेरठ वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो शहीद स्मारक आएँ, संग्रहालय आएँ, अपने बच्चों को लेकर के आएँ और अपने गौरवशाली इतिहास को देखें, उससे अवगत कराएं अपने आने वाली पीढ़ी को। तो यही रिक्वेस्ट है। और जो भी हमारे मॉन्यूमेंट और साइट्स हैं, तो किसी भी साइट या मॉन्यूमेंट पे जाएं तो ये कोशिश करें कि उसको किसी तरह से क्षति ना हो, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। तो यही रिक्वेस्ट है सभी श्रोताओं से और सभी जो है श्रोताओं से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कहीं भी जाएँ तो किसी तरह का कोई नुकसान न करें किसी भी साइट और मॉन्यूमेंट को, और म्यूजियम ज़रूर विजिट करें।
बिल्कुल, आप म्यूज़ियम विज़िट कीजिए गवर्नमेंट म्यूज़ियम मेरठ को। और जैसा कि सर ने कहा कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट या साइट पर जाते हैं विज़िट करने, देखने, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की मॉन्यूमेंट साइट को या उसे क्षति ना पहुँचाएँ और वहाँ पर प्लीज़ गंदगी भी ना फैलाएँ। तो ये तो ही सर की बात, इसी के साथ ही साथ मैं भी आपसे कुछ बातें कहकर चाहता हूँ कि आप अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास साफ-सफाई बनाकर रखिए, पेड़-पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से निकलने वाले हैं अभी और जाने वाले हैं टू व्हीलर से, तो प्लीज़ हेलमेट लगाकर जाइएगा। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाकर जाइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने चेहरे पर स्माइल बनाकर रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।